हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले हैं वायु दाब की पेटियां। वायु दाब की पेटियां देखने से पूर्व हम लोग जान लेते हैं कि वायु दाब होता क्या है, किसको बोला जाता है वायु दाब। तो धरातली जो सतह होती है, धरातली सतह या समुद्र तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थित जो वायु होता है उसके भार को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो स्थित क्या होती है, वायु होती है, उसके भार को हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। वायु दाब कहते हैं। सामान्य अवस्था में जैसे वायु का भार हमको क्या होता है पता नहीं चलता है ना, और लगता है कि वायु में कुछ भार नहीं है, ऐसे मतलब महसूस नहीं होता है वायु का जो भार है हमको। लेकिन हर वस्तु की तरह वायु का भी अपना अपना क्या होता है, भार होता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। तो इसी को जब हम लोग कहते हैं, अगर कहीं किसी स्थान पर वायु क्या है, वायु का भार क्या है, कम है, वायु का भार क्या है, कम है, तो वहां क्या होगा, निम्न वायु दाब। भार कम तो वायु दाब क्या होगा, निम्न हो जाएगा। और जिस स्थान पर वायु का भार क्या हो जाएगा, अधिक होगा, है ना, वायु का भार क्या होगा, अधिक होगा, वहां वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा, है ना, वायु दाब भी क्या होगा, उच्च होगा। ये कैसे, अब जिसका भार जितना अधिक होगा, है ना, तो क्या होगा, प्रेशर उतना ही अधिक लगाएगा वो, है ना, भार उतना ही महसूस करेगा। इसलिए वायु का जो भार है वहां कम, जहां कम होगा वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, और जहां अधिक होगा वहां उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, है ना। तो इसी को वायु दाब की अलग अलग पेटियों के रूप में बांटा गया है। सामान्य अवस्था जो होती है ना, सामान्य अवस्था में सागर तल पर, समुद्र तल पर, समुद्र तल पर जो वायु दाब होता है, नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य अवस्था में समुद्र तल पर वायु दाब 1013.25 मिलीबार होता है। 1013.25 मिलीबार होता है। कब, सामान्य अवस्था में समुद्र तल पर इस वायु दाब को माना गया है 1013.25। सभी लोग नोट करेंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे वायु दाब की पेटियां। पूरे विश्व को, है ना, पूरे जो ग्लोब है हमारे, उसको 7 वायु दाब की पेटियों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं वे कौन कौन से हैं। पहला है विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र, है ना, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र। दूसरे नंबर पर आता है उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब, उपोष्ण उच्च वायु दाब, है ना। और तीसरा जो है क्या है अपना, ध्रुवीय निम्न वायु दाब, और ध्रुवों के क्षेत्र में है ध्रुवीय उच्च वायु दाब। तो 1 2 3 4 और 3 नीचे, 5 6 और 7, ये क्या है, 7 वायु दाब की पेटियों में विभक्त किया गया है। तो बारी बारी से इन्हीं पेटियों पर हम चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले हम आते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र, यह निम्न वायु दाब की पेटी। पहला कौन सा, विषुवत रेखीय निम्न दाब।
सबसे पहली पेटी के बारे में हम लोग देखते हैं, विषुवत रेखीय निम्न दाब। ये जो विषुवत रेखीय निम्न दाब है, ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा जो पूरे पृथ्वी को दो भाग में बांटती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसी के आसपास जिस निम्न वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र या विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी। इसका जो विस्तार होता है दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों से ऐसा है, विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री, कहां तक, दोनों गोलार्धों में 5-5 डिग्री है ना। दोनों गोलार्धों में 5-5 डिग्री तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है, किसका, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी का। यहाँ जो विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी बनी हुई है वे किस कारण से बनी हुई है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो ये जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, यहाँ पर क्या होती है, सूर्य हमेशा वर्ष भर सीधी चमकती है, सभी को पता होगा, है ना, पिछले क्लास में हमने देख लिया है इसको। और ये जो क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सूर्य जो है वर्ष भर क्या होती है, सीधी चमकती है ना। सूर्य वर्ष भर क्या होती है, सीधी चमकती है। अब जब सूर्य वर्ष भर सीधी चमक रही है ना, तो ताप क्या होगा, अधिक होगा, सीधी सी बात है ना। तो ताप जब अधिक हो जाता है कहाँ, विषुवत रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है वहां सूर्य हमेशा है ना वर्ष भर सीधी चमक रही है, तो ताप क्या होगा, अधिक अर्जित करेगा। जब ताप अधिक अर्जित करती है यह क्षेत्र, तो यहाँ जो हवाएं स्थित होती है ना, जो हवाएं स्थित होती है वो अधिक तापमान के कारण क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है ना। और सभी को पता है हवाएं गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती हैं, ठीक है। और ऊपर उठने के साथ ही साथ कहाँ चलती हैं, ये उपोष्ण उच्च दाब की ओर या उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर गमन करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। क्या होकर, हल्का होकर, गर्म हो रहा है मतलब हल्का हो रहा है। अब जब गर्म हो रहा है, हल्का हो रहा है, तो ऊपर उठ रही है ना। तो हमने अभी अभी चर्चा किया है क्या, अगर कहीं पर वायु क्या होगी, हल्की होगी, वायु क्या होगी, हल्की होगी, तो कैसे क्षेत्र का निर्माण होगा, निम्न वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण होगा। कैसे क्षेत्रों का, निम्न वायु दाब के क्षेत्रों का निर्माण होगा। अभी पहले पूर्व हमने देख लिया है ना। यही कारण है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास क्या होती है, निम्न वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है। ये जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र है ना, विषुवत रेखा निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। यहाँ पर निम्न दाब होने के कारण हवाएं बिल्कुल कैसी होती है, शांत होती है। हवाएं है ना, जो विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र है वहां हवाएं क्या हो जाती है, शांत रहती है बिल्कुल। निम्न दाब के चलते क्या हो जाती है, हवाएं बिल्कुल शांत हो जाती है ना। इसी कारण इस क्षेत्र को एक और नाम से जाना जाता है, वो है क्या, डोलड्रम। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। डोलड्रम किस नाम से जाना जाता है, डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र को, यही जो विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र है, 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। इसी क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, डोलड्रम के नाम से जानते हैं। डोलड्रम का आशय ही होता है क्या, यह अर्थ होता है क्या, शांत क्षेत्र। डोलड्रम का आशय क्या होता है, शांत क्षेत्र, ठीक है। यह है आपका क्या, विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र। दूसरा हम लोग दूसरी पेटी पर अब चलते हैं। ये हो गई आपकी पहली पेटी, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होने वाली निम्न वायु दाब की पेटी।
दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। कौन सी पेटी? उपोष्ण, नोट भी करते चलिएगा आप लोग। उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, है ना। ये जो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है, दोनों गोलार्धों से आशय क्या है? उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, है ना। दोनों गोलार्धों में इसका जो विस्तार होता है वो है 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री अक्षांश। 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश होता है ना, दोनों गोलार्धों में, वहां पर क्या होता है? उपोष्ण उच्च दाब की पेटी का निर्माण होता है। अब हमने देखा है क्या कि जो सूर्य की जो किरण थी, है ना, या सूर्य जो है सीधी कहाँ चमक रही थी? विषुवत रेखा के आसपास ही चमक रही थी। लेकिन जब हम देखते हैं अधिक तापमान क्या होता है प्राप्त करने के बारे में जब हम देखते हैं, तो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र या भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र क्या होता है? तापमान अधिक रिसीव नहीं करता है। अधिक तापमान रिसीव करने के मामले में हम देखते हैं तब कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो तापमान क्या करते हैं? अधिक रिसीव करते हैं। इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो उपोष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है, उपोष्ण उच्च दाब वाला जो क्षेत्र है, वहां भी क्या है? तापमान अधिक है ना। और जब तापमान अधिक है तो क्या होना चाहिए? निम्न दाब का क्षेत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तापमान यहाँ अधिक है विषुवत रेखा के आसपास, है ना। तापमान यहाँ अधिक है तो निम्न दाब का क्षेत्र बना है। तो यहाँ भी क्या निम्न दाब का क्षेत्र बनना चाहिए, है ना, नियमता बनना चाहिए था। ठीक है, यहाँ भी नियमता क्या बनना चाहिए था? निम्न दाब का क्षेत्र बनना चाहिए था। क्यों बनना चाहिए था? क्योंकि तापमान क्या है? यहाँ भी अधिक है ना। इसलिए यहाँ भी क्या होना चाहिए था? निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ क्या होता है? उच्च दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। तो किस लिए होता है? चलो देखते हैं, है ना। नियमता यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उच्च दाब का क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति, इसका एक कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, और दूसरा कारण इसमें आता है वायु का अवतलन। वायु का अवतलन। दो कारण है यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र के निर्माण होने के लिए। पहला कारण है क्या? पृथ्वी की घूर्णन गति, और दूसरा कारण है वायु का अवतलन। पृथ्वी का जो दैनिक गति है ना, घूर्णन गति, जो अपने स्थान पर क्या हो रही है? रोटेट हो रही है ना, घूम रही है। इस घूर्णन गति के कारण क्या हो रही है? यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र का निर्माण हो रहा है ना। जो हवाएं यहाँ से क्या हो रही थी? विषुवत रेखा से ऊपर उठ गई, है ना। ऊपर उठकर किधर चल रही थी? उपोष्ण उच्च दाब की ओर क्या करी हैं? गमन कर रही थी, है ना, गमन कर रही थी। यही हवाएं क्या होती है? जब 30 से 35 डिग्री अक्षांश, कौन से अक्षांश? 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती है, तब पृथ्वी के घूर्णन गति, है ना, के कारण क्या होती है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण एक बल का निर्माण होता है, कोरियालिस बल, है ना। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कोरियालिस बल का निर्माण होता है ना। तो यही जो घूर्णन गति है, इसके कारण ये हवाएं क्या होती है? 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर जब पहुंचती है ना, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये भी क्या होने लगती है? रोटेट होने लगती है। ठीक है। और क्या होता है? वायु जो है यहाँ से हल्की होकर ऊपर उठकर कहाँ गई? उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र की ओर क्या कर रही हैं? गमन कर रही थी, है ना। वही हवाएं क्या होगी?
यह वही वायु क्या हो जाती है, यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठी और यहाँ पहुँचते पहुँचते कहाँ 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाएंगी, शीतल होना प्रारंभ हो जाती है। और शीतल होने के साथ साथ ही अब जो वायु अभी अभी हमने देखा क्या, गर्म वायु क्या होगी, हल्की होगी, है ना, और शीतल वायु भारी होगी। शीतल वायु कैसी होगी, भारी होगी, है ना। तो ये जो गर्म वायु है ये उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र के आसपास पहुंचते पहुंचते क्या होने लगती है, शीतल होने लगती है। शीतल होकर भारी हो जाती है और जो भारी वायु है ये ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। अब जो चीज भारी है, अधिक है ना, वो क्या होगा, नीचे ही आएगा। तो भारी होकर ये वायु कहाँ आने लगती है, नीचे आकर, है ना, नीचे आकर क्या होती है, बैठने लगती है। कहाँ, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर यही भारी जो वायु है बैठने लगती है। इसी को बोलते हैं क्या, वायु का अवतलन, है ना। और जब भारी वायु जिस क्षेत्र में स्थित रहेंगी उस क्षेत्र में क्या होगा, उच्च दाब बनेगा कि निम्न दाब बनेगा, उच्च दाब बनेगा। पहले ही देख चुके हैं हम लोग। इस तरह यहाँ पर क्या होती है, उच्च वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। कहाँ पर, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन नियमता क्या होना चाहिए था, यहाँ भी निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होना चाहिए था। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति और वायु का अवतलन, ये जो दो कारण हैं, इसके चलते क्या हो रहा है, दोनों गोलार्धों पर, है ना, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। कहाँ पर, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे अगली पेटी के बारे में। अगली जो हमारी पेटी आती है वह पेटी है उपध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र। उपध्रुवीय निम्न दाब, है ना। अगली जो पेटी आती है हमारी वो है कौन सी, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। इस पेटी का जो विस्तार हुआ है वो दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर, कितने अक्षांश पर, 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी का विस्तार हुआ है। दोनों गोलार्धों में देख सकते हैं आप 60 से 65 डिग्री, है ना, 60 to 65 डिग्री जो है अक्षांश है, वहां पर हमको देखने को मिलती है क्या, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, है ना। जैसे हमने देखा क्या, विषुवत रेखा में जिस पेटी का निर्माण हो रहा है, कौन सी पेटी का, निम्न दाब की पेटी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ताप का प्रभाव देखने को मिला, है ना। दूसरी जब हम पेटी की बात करते हैं तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, तापमान का प्रभाव तो यहाँ भी था, ठीक है, लेकिन तापमान के प्रभाव के आगे, है ना, कौन सी प्रभाव थी, वो थी पृथ्वी की क्या, दैनिक जो घूर्णन गति है और दूसरा वायु का अवतलन। ये जो दो कारण थे, है ना, इन कारणों के चलते जो तापमान वाला फैक्टर था वो क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ था, उच्च दाब का क्षेत्र का निर्माण हुआ था। सेम जो क्रियाविधि है यहाँ भी आपको देखने को मिलती है। ये जो क्षेत्र है उपध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, आपको तापमान कम देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये ध्रुवों से क्या है, निकट है। जैसे ये वाला क्षेत्र, उपोष्ण वाला क्षेत्र क्या था, भूमध्य रेखा से निकट था, वैसे ही उपध्रुवीय निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो क्या है, ध्रुवों से, है ना, दोनों ओर से देख सकते हो आप, ध्रुवों से क्या है, निकट है। तो इस तरह हम देखते हैं यहाँ क्या, तापमान कम रहता है, तापमान क्या होता है, कम होता है। जैसे यहाँ तापमान अधिक था, यहाँ तापमान कम हो रहा है ना। जब तापमान कम है तो वायु क्या होनी चाहिए, भारी होना चाहिए, है ना। शीतल वायु क्या होती है, भारी होती है। तो जब तापमान कम है तो वायु भारी होनी चाहिए, और भारी वायु जहाँ स्थित है वहाँ क्या होना चाहिए, उच्च दाब के क्षेत्र का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नियमता
उच्च दाब के क्षेत्र का निर्माण होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, सेम वही जो यहाँ घटनाएं घटित हो रही हैं। कौन सी घटनाएं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब का निर्माण कर रहा है, वही फैक्टर यहाँ भी लागू होता है। क्या, पृथ्वी का घूर्णन गति, है ना, पृथ्वी का घूर्णन गति। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यह नियमता क्या होना चाहिए था, उच्च दाब का क्षेत्र का निर्माण होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तापमान बहुत कम है। और तापमान बहुत कम है तो जो वायु रहेगी वो भारी रहेंगी, और जब भारी रहेंगी तो वायु दाब क्या होना चाहिए, यहाँ उच्च होना चाहिए, नियमता। लेकिन यहाँ पर निम्न वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण हुआ है, वो किस कारण से हुआ है, वो है पृथ्वी की जो घूर्णन गति है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, इस कारण से जब ये जो 60 से 65 डिग्री अक्षांश है दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, इसके चलते जो वायु है क्या होने लगती है, फैलने लगती है। ठीक है, वायु क्या होने लगती है, फैलने लगती है। किस कारण से फैलने लगती है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण 60 से 65 डिग्री जो अक्षांश है, वहां पर स्थित जो वायु है वो क्या होने लगती है, फैलने लगती है ना। किस कारण से फैलती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। और फैल कर क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगती है, स्थानांतरित होने लगती है। एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगती है, स्थानांतरित होने लगती है। मतलब इस क्षेत्र को छोड़कर इधर उधर क्या होती है, जाने लगती है। किस कारण से, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से, जिस कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ, किस कारण से यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। नियमता यहाँ होना चाहिए क्या, उच्च दाब का क्षेत्र, लेकिन निर्माण कैसा क्षेत्र हुआ है, निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण हुआ है। किस कारण से, यहाँ भी सेम वही फैक्टर है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, है ना। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं क्या होती है, फैलने लगती है और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने लगती है। ठीक है, अब जो फैलने लगेगी, एक्सटेंड करेगी, है ना, तो वायु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। ठीक है, इस कारण से यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, इस तरह हमने देख लिया है, कितने पेटी हो गए, 5 पेटी, है ना, क्योंकि ये जो उपोष्ण पेटी है ये दोनों गोलार्धों में है, उपध्रुवी भी दोनों गोलार्धों में है, और लास्ट जो बच गई है हमारी वो है कौन सी पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। लास्ट जो पेटी है हम लोग देख लेते हैं, है ना, इस पेटी का नाम है क्या, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। इस पेटी का विस्तार ध्रुवों में होता है, ध्रुवों के आसपास 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री अक्षांश के आसपास इस पेटी का विस्तार हमको देखने को मिलता है। इस पेटी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, है ना। इसका संबंध भी डायरेक्ट किससे है, तापमान से है। इसका संबंध भी किससे है, तापमान से है। कैसे, जैसे हमने विषुवत रेखा के आसपास देखा ना कि सूर्य क्या होती है, वर्ष भर सीधी चमकती है, और सीधी चमकती है तो सनलाइट, है ना। यहाँ तापमान क्या होगा, अधिक होता है। क्यों होता है, सूर्य की प्रकाश सीधी चमकती है वर्ष भर, इसलिए तापमान अधिक हो जा रहा है। तापमान अधिक होने के कारण क्या हुआ, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगी, है ना, और इस तरह यहाँ पर क्या हुआ था, निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण हुआ था। सेम ऐसे ही ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, अब ध्रुवीय क्षेत्रों में हम लोग जब देखते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो तापमान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की प्रकाश वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाती, और पहुंचती भी है तो बहुत कम, है ना। इसी कारण यहाँ की जो तापमान रहती है वो हमेशा हिमांक से नीचे रहती है ना, हमेशा क्या रहती है, हिमांक से नीचे रहती है तापमान। और जब तापमान बहुत ही कम है तो वायु क्या होगी, बहुत ही शीतल होगी, है ना, बहुत ही
बहुत ही शीतल होगी, ठंडी होगी, है ना। और ठंडी वायु जो होती है वो क्या होती है, गर्म वायु से भारी होती है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो ये जो तापमान है यहाँ क्या होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत ही कम होती है, जिसके कारण जो हवाएं होती है बहुत ही ठंडी हवा होती है ना, और ये बहुत ही भारी भी होती हैं, ठीक है। जिस कारण से यहाँ पर क्या होती है, उच्च दाब के पेटी का निर्माण होता है, कहाँ पर, 90 डिग्री पर, है ना। 90 डिग्री अक्षांश पर दोनों गोलार्धों में हमको ध्रुवीय उच्च दाब के क्षेत्र का उच्च दाब की पेटी का निर्माण देखते हैं हम लोग, है ना। दोनों गोलार्धों में किस कारण से होता है, तापमान यहाँ क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना। जैसे कि स्पर्श रेखा के आसपास तापमान अधिक होता है, इसलिए निम्न दाब, और ध्रुवों की ओर क्या होती है, तापमान बहुत ही कम होता है। इस कारण यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमको, उच्च दाब का क्षेत्र देखने को मिलता है। आगे थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे। इसमें हमने देख लिया है 7 पेटी में क्या किए हैं, विभक्त किए हैं। इन 7 पेटी को हम लोग ध्यान से जरा देखते हैं तो एक बात और सामने निकल कर आती है, वे क्या है, आइए देखते हैं। पहला जो हमने पेटी देखा, ठीक है, इसका संबंध किससे था, डायरेक्ट, और डायरेक्ट था क्या, किससे, तापमान से, तापमान से, ठीक है। किससे संबंधित था ये, तापमान से। तापमान ही यहाँ क्या है, निम्न दाब के क्षेत्र का निर्माण होने के लिए मुख्य कारण है, ठीक है। ये कौन सी है, तापमान। लेकिन हम क्या किए हैं, उपोष्ण और उपध्रुवीय में जाते हैं। किस में जाते हैं, उपोष्ण उच्च दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब। यहाँ क्या हो जाता है, तापमान फैक्टर तो है, तापमान फैक्टर है, नहीं है नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है, तापमान उतना प्रभावी यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ क्या हो जाती है, ये जो वायु की गति है, वायु की गति और पृथ्वी का क्या, घूर्णन गति, है ना। वायु की गति और पृथ्वी का घूर्णन गति, यहाँ भी सेम है ना, वायु की गति और पृथ्वी का घूर्णन गति। ये जो 2 मुख्य फैक्टर हैं, इसके चलते यहाँ क्या, उच्च दाब का क्षेत्र और यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। सेम दोनों गोलार्धों में उपोष्ण और उपध्रुवी। लेकिन जैसे ही हम ध्रुवीय क्षेत्रों में जाते हैं, ध्रुवीय उच्च दाब का क्षेत्र, यहाँ भी कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है हमको, तापमान ही मुख्य फैक्टर देखने को मिलता है। तापमान के चलते ही यहाँ क्या होता है, उच्च दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है, अभी अभी हमने देखा। तो इस तरह आप लोग देखोगे, जैसे कौन सा क्षेत्र, पहला है विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र, और दोनों गोलार्धों में क्या, ध्रुवीय उच्च दाब का क्षेत्र, इधर एक और यहाँ, है ना, दोनों गोलार्धों में। मतलब ये 1, 2 और 3 कौन कौन सी, विषुवत रेखीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब, और नीचे भी ध्रुवीय उच्च दाब, है ना। ये जो 3 पेटियां हैं, इन 3 पेटियों को बोलते हैं क्या, तापजन्य पेटी, तापजन्य पेटी। इन तीनों पेटियों को क्या बोलते हैं हम लोग, तापजन्य पेटी बोलते हैं। तापजन्य पेटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पेटी के निर्माण के लिए जो मुख्य फैक्टर है वो क्या है, तापमान ही है ना। तापमान के चलते ही इन पेटियों का निर्माण हुआ है। तापमान मुख्य फैक्टर रहा है इन पेटियों के निर्माण के लिए, इसलिए इन पेटियों को हम लोग क्या बोलते हैं, तापजन्य पेटी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तापजन्य पेटी, है ना। तो कौन कौन से हैं तापजन्य पेटी के अंतर्गत, पहला है विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, और है ना, और दूसरा है क्या, ऊपर एक उत्तरी गोलार्ध में उच्च ध्रुवीय उच्च दाब और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च दाब। ये 3 पेटियां कैसी पेटियां हैं, तापजन्य पेटी है, जिसके निर्माण के लिए आवश्यक जो है ना घटनाएं हो क्या है, तापमान से ही संबंधित है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तापजन्य पेटी बोलते हैं। अब 7 पेटी में से 3 पेटी तो निकल गई तापजन्य पेटी, है ना, और बच गई कितनी, 4 पेटियां। कौन कौन सी, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, और दोनों गोलार्धों में क्या, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। इन दोनों पेटियों का उत्तरी गोलार्ध में 2 पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में 2 पेटी, है ना। इन दोनों पेटियों का
इन दोनों पेटियों के बनने के पीछे का जो कारण है वो क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति और एक है वायु की गति, मतलब गति, है ना। इन जो 4 पेटियां हैं कौन कौन सी? उपोष्ण उच्च दाब और उपध्रुवी निम्न दाब, दोनों गोलार्धों में इन 4 पेटियों के, है ना, निर्माण के लिए हमको क्या? पृथ्वी की घूर्णन गति और वायु की गति, है ना, ये 2 मुख्य फैक्टर हैं। इसीलिए इन 4 पेटियों को, है ना, 4 पेटियों को हम क्या कहते हैं? गतिजन्य पेटी। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? गतिजन्य पेटी। क्यों बोलते हैं गतिजन्य? आपको समझ आ ही गया होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन पेटियों के निर्माण के लिए पृथ्वी की घूर्णन गति और वायु की गति, दोनों गति से संबंधित है ना। गति के चलते ही क्या होती है? इन पेटियों का निर्माण हमको देखने को मिलता है। इसीलिए इन पेटियों को हम क्या बोलते हैं? गतिजन्य पेटी बोलते हैं। तो आ गई बात समझ। 7 पेटी में से 3 पेटी क्या है? तापजन्य पेटी है। कौन कौन सी? विषुवत-रेखीय निम्न दाब और उपध्रुवी उच्च दाब, दोनों गोलार्धों में, है ना। इन तीनों पेटियों को छोड़ दो, है ना। उसके बाद जो 4 पेटियां बच जाती हैं, 2 पेटी उत्तरी गोलार्ध में और 2 पेटी निचली गोलार्ध में, है ना, या दक्षिणी गोलार्ध में जिसको बोलते हैं। उपोष्ण उच्च दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब, ये जो 4 पेटियां हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गतिजन्य, है ना, क्योंकि इसके निर्माण के लिए पृथ्वी की घूर्णन गति और वायु की घूर्णन गति के कारण इन पेटियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या? वायु दाब की पेटियां कंप्लीट होती है। ये जो वायु दाब की पेटियां हैं, है ना, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है जलवायु विज्ञान के दृष्टिकोण से। आगे जो जलवायु विज्ञान आगे बढ़ता है, या जितने भी हम पवन विंड्स के बारे में और जो क्रियाविधि है, चक्रवात प्रतिचक्रवात, है ना, ये सभी घटनाओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो हमको सभी जगह, ठीक है, पेटियों के बारे में जानकारी होना अनिवार्य रहता है। ठीक है, अगर आपको वायु दाब की पेटी के बारे में जानकारी नहीं है तो आगे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए इसको, है ना, वायु दाब की पेटी को। अगर वायु दाब की पेटी आप लोग समझ जाते हैं तो जलवायु विज्ञान आपको आगे आसान लगेगा, अन्यथा आपको कठिनाई जा सकती है। इस तरह समाप्त होता है आपकी वायु दाब की पेटियां। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।